ये लेक्चर 18 है सोल्यूशन चैप्टर का। पिछले लेक्चर में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था, अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आई एम अरुण रैना। तो अब ये है ब्रैकले एंड हार्टले मेथड। ठीक है, ये प्रैक्टिकल मेथड है जिससे आप ऑस्मोटिक प्रेशर मेज़र कर सकते हो। प्रैक्टिकल मेथड टू मेज़र द ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको कहते हैं ब्रैकले एंड हार्टले मेथड प्रैक्टिकली। तो इसमें क्या किया जाता है, एक वेसल ली जाती है, ठीक है, जिसके दो एंड्स होते हैं। ये आगे दो एंड्स। इसके यहाँ पे क्या लिया जाएगा, यहाँ पे ले लिया एक सॉल्वेंट, एक साइड ले लिया सॉल्यूशन और इसमें भर दिया सॉल्वेंट। और जो सॉल्यूशन है उस जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना उसको भर दिया अप टू लेवल एल। यहाँ पे रख दिया एल लेवल, ठीक है, इन द बिगनिंग। यहाँ पे रिजर्वायर है, यहाँ से कोई भी सॉल्वेंट वगैरह डालना हो वो ऐड कर सकते हो आप। आपने यहाँ तक लेबल कर लिया। यहाँ पे एक ओपनिंग है, ओपनिंग, यहाँ पे आप प्रेशर लगा सकते हो। यहाँ पे एक प्रेशर गाज है टू मेज़र द प्रेशर। जिस तरह से अगर आपने बाइक में या गाड़ी में अगर चेक करना हो टायर में कितना प्रेशर है, तो एक प्रेशर गाज नहीं होता इस टाइप का, उससे मेज़र करते हैं क्या प्रेशर है गाड़ी में। तो वैसा ही यहाँ पे लगा हुआ है। इन द बिगनिंग में क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देंगे सोल्यूशन की तरफ। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखी है सॉल्वेंट और सोल्यूशन की तरफ। तो लेवल एल क्या करते जाएगा, फॉल करते जाएगा। शुरू में लेवल एल था, हम यहाँ से प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर पाई से डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, या पी से। इतना प्रेशर लगाएंगे और उतना प्रेशर लगाएंगे जिससे क्या हो जाएगा, ये एल लेवल जो है ये मेंटेन रह जाएगा। वो प्रेशर मेज़र कर देगा प्रेशर गाज, और वही होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्लियर। ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट बाई अप्लाइंग प्रेशर ऑन द सोल्यूशन, किस पे प्रेशर लगा के, सोल्यूशन पे प्रेशर लगा के, द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू सोल्यूशन, सॉल्वेंट मूव करता है ना इनटू सोल्यूशन, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैन बी प्रिवेंटेड। कि अगर आप क्या लगा लो, प्रेशर अप्लाई कर दो किसके ऊपर, सोल्यूशन के ऊपर, तो एंट्री सॉल्वेंट पार्टिकल्स की टू सोल्यूशन वो नहीं हो पाएगी। तो ये है द apparatus यूज्ड इन दिस मेथड। ये है सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट आ गया, ये सोल्यूशन। इस टाइप पे एक कैपिलरी लगाई हुई है एल लेवल तक, ठीक है। और सोल्यूशन और सॉल्वेंट में कौन सी मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये दिखाई हुई है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर जितना पानी चाहिए होगा, सॉल्वेंट चाहिए होगा वो ऐड कर सकते हो। ये गन मेटल वेसल है, इसका अपना कुछ इफेक्ट नहीं हो, गन मेटल अलॉय होता है कॉपर, जिंक और टिन का, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रेशर गाज लगा है जी, जो प्रेशर को मेज़र करेगा। ऊपर से पिस्टन है, प्रेशर लगाओगे, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन आप डिस्कस करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए पोरस ट्यूब है, ये पोरस ट्यूब आ गई, ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है, दोनों एंड से खुली हुई है। ट्यूब है, दोनों एंड से खुली हुई है। एंड इज कोटेड विथ, कोटिंग इसकी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ कॉपर फेरम। द टू एंड्स ऑफ ट्यूब्स आर फिल्ड विद, एक साइड कैपिलरी ट्यूब टी लगा ली और दूसरी साइड रिजर्वायर। रिजर्वायर होता है जहाँ से जितना सॉल्वेंट चाहिए उतना आप ऐड कर सकते हो। द होल ट्यूब इज फिल्ड विथ प्योर सॉल्वेंट अप टू लेवल एल, और उसके साइड पे गन मेटल वेसल रख दिया कंटेनिंग सोल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज टू बी मेजर, ठीक है। तो ये था इस टाइप की, ये ले ली वेसल, इसके एक एंड पे लगा दिया कैपिलरी, दूसरे एंड पे लगा दी रिजर्वायर। इसकी कोटिंग जो थी वो किसकी बनी हुई थी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। ऊपर भी रख दिया गन मेटल वेसल, गन मेटल इधर लगा दिया गन मेटल वेसल को प्रेशर गाज और प्रेशर, ठीक है, प्रोवाइडेड विद। और वही जो गन मेटल वेसल है उसमें पिस्टन पी है और प्रेशर गाज जी है टू मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर। ड्यू टू ऑस्मोसिस द लेवल एल, ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगी तो मूवमेंट शुरू हो जाएगी सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ। तो क्या हो जाएगा, ट्यूब टी में लेवल एल फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा थ्रू पिस्टन ऑन द सोल्यूशन।
अब बाई अप्लाइंग प्रेशर थ्रू पिस्टन, पिस्टन से ऊपर प्रेशर लगाओगे सोल्यूशन वाली साइड तो उस साइड मूवमेंट नहीं होगी। ऑन द सोल्यूशन दिस लेवल एल कैन बी रिटेन। दिस मिनिमम प्रेशर इज मेजर्ड बाई प्रेशर गाज। कितना, जितना मिनिमम प्रेशर लगेगा ताकि ऑस्मोसिस नहीं हो, इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। और अगर इससे ज़्यादा प्रेशर लगा लोगे तो मूवमेंट शुरू हो जाएगी, किसकी होगी, सॉल्वेंट की मूवमेंट, लेकिन शुरू हो जाएगी फ्रॉम सोल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट, उसको कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। इट इज़ द सुपीरियर मेथड टू डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। इसमें द ऑस्मोटिक प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय द एक्सटर्नल प्रेशर, सो देयर इज नो स्ट्रेन ऑन द मेम्ब्रेन। एक्सटर्नली प्रेशर को बैलेंस किया है, कोई भी मेम्ब्रेन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन डज नॉट चेंज बिकॉज द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू सोल्यूशन इज प्रिवेंटेड बाय एक्सटर्नल। कंसंट्रेशन जितना शुरू में सोल्यूशन होगा वैसे का वैसा ही सोल्यूशन रहेगा, क्योंकि एंट्री ही तो बचानी है। नेक्स्ट आ गया टाइम टेकन फॉर द मेजरमेंट। एक बार सेटअप हो गया ये तो एकदम से अभी हमने किया, कितना समझ आ गया तो 1 मिनट में हो गया। टाइम टेकन फॉर द मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ वेरी स्मॉल। नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस। आपको पता है ये सॉल्वेंट आ गया और ये सोल्यूशन आ गया, तो ऑस्मोसिस में मूवमेंट यहाँ से यहाँ होती है। लेकिन अगर आप प्रेशर लगाओ यहाँ पे और ज़्यादा प्रेशर लगाओ, एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर जिससे ये बच जाता है, अगर ज़्यादा प्रेशर लगा लोगे तो सॉल्वेंट की मूवमेंट कहाँ से कहाँ शुरू हो जाएगी, मूव सॉल्वेंट ही कर सकता है, सल्यूट नहीं, क्योंकि सल्यूट का साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है सॉल्वेंट। तो मूवमेंट शुरू हो जाएगी सॉल्वेंट पार्टिकल्स की फ्रॉम सोल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। व्हेन ए प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन, और प्रेशर लगाया किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाया, और किस पे लगाया, सोल्यूशन पे लगाया। सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट फ्रॉम सोल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन शुरू हो जाएगी, सोल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट। दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ये कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर करनी हो। ये देखो इस साइड हमने रख दिया प्योर वाटर, इस साइड पानी आया समुंदर का, इधर आ गया साल्ट वाटर। अब क्या किया, साल्ट वाटर पे बहुत प्रेशर लगाया, बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से साल्ट वाटर से जो वाटर होगा, साल्ट और वाटर होगा, वाटर सॉल्वेंट हुआ तो वाटर की मूवमेंट इस साइड आ जाएगी, तो प्योर वाटर इधर से लोग ड्रिंकिंग के लिए शुरू कर देंगे पानी पीना, और पीछे रह जाएगा यहाँ पे साल्ट, तो साल्ट निकाल के दुकान पे बेचना शुरू कर देंगे। तो ये हमने कौन सा फिनोमिना यूज़ किया है, यहाँ पे प्योर वाटर रखा था साइड पे, तुम साल्ट वाटर पे ज़्यादा प्रेशर लगाया तो वहाँ से ही पानी आना शुरू हो गया प्योर वाटर की तरफ, प्योर वाटर अलग हो गया, साल्ट अलग हो गया, तो इसको कहेंगे डीसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर। एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस इज डीसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर। नेक्स्ट ऑस्मोसिस की टाइप्स पढ़ते हैं। तो एंडोथर्मिक सुना होगा आपने, एंडो का मतलब होता है इनवर्ड, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होती है वहाँ पे भी हीट, इसका मतलब होता है आउटवर्ड। तो एंडो ऑस्मोसिस होती है जिसमें नेट इनवर्ड फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। द नेट इन दिस ऑस्मोसिस देयर इज ए नेट इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे मान लो ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सूखे हुए फ्रूट्स, जैसे आप ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ गए, जहाँ फिर ड्राई फ्रूट्स, दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी ले लो, बादाम वगैरह, उनको पानी में रखते हो, वाटर, तो क्या हो जाएगा, वाटर में प्योर सॉल्वेंट है और अंदर सोल्यूशन है, तो मूवमेंट शुरू हो जाएगी प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, जिसके कारण वो फूलना शुरू हो जाता है, बादाम थोड़ा फूल जाता है सुबह तक। इसी तरह से कोई भी चीज़ होगी, वेजिटेबल ही होगा कोई, उसको आप पानी में रखोगे वो फूल जाएगा। व्हेन ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट इन फ्रेश वाटर दे विल स्वेल अप। इसमें इनवर्ड सॉल्वेंट कहाँ की तरफ गया, अंदर की तरफ गया, इसकी एग्जाम्पल आ गई एंडोऑस्मोसिस की। नेक्स्ट है एक्सोऑस्मोसिस। इसमें ऑस्मोसिस में क्या होगा, नेट आउटवर्ड फ्लो होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का थ्रू सेमी परमेबल। जैसे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लाए और ये साल्ट वाटर है, साल्ट वाटर, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होंगे, इनमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो सॉल्वेंट मूव करना शुरू कर देगा, सॉल्वेंट से साल्ट वाटर की तरफ, बाहर की तरफ आना शुरू कर देगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएंगे, फ्रूट्स
वगैरह श्रिंक कर जाएंगे। इसको कहते हैं प्लास्मोलिसिस। तो इन दिस प्लास्मोलिसिस क्या होती है? श्रिंकिंग ऑफ फूड्स एंड श्रिंकिंग ऑफ सेल्स, श्रिंकिंग ऑफ सेल्स हो गई, ठीक है। इन दिस ऑस्मोसिस देयर इज नेट आउटवर्ड फ्लो होगा। अगर हमने फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल लाए, उसको साल्ट वाटर में रखा, साल्ट वाटर फ्रेश फ्रूट्स में ज़्यादा सॉल्वेंट होगा, बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। दे विल श्रिंक, एक्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। अब हम सॉल्यूशंस की टाइप्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। फर्स्ट आ जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशंस ले लेते हैं, ये भी सॉल्यूशन 1 और ये सॉल्यूशन 2। इनको हम आइसोटोनिक, अब आइसोटोनिक कहेंगे अगर इनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, पाई इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इसका, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ की तरफ होगी? किसी भी साइड नहीं होगी, नेट। द सॉल्यूशन विच हैव सेम कंसंट्रेशन एंड हैंस हैव सेम ऑस्मोटिक, पाई इक्वल टू किसके बराबर होता है? CRT। पाई इक्वल टू CRT होता है। देखो अगर प्रेशर सेम होगा, R तो गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर है, ये भी कांस्टेंट, तो पाई अगर सेम होगा, C भी सेम होगा। द सॉल्यूशन विच हैव सेम कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होता है, उनको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे जीरो आरबीसीज क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स, जिनकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, और इनकी लाइफ टाइम कितना होता है? 120 दिन इनकी लाइफ होती है। तो इनकी कंसंट्रेशन 0.9% होती है। तो अगर इसके आप 0.9% NaCl सोल्यूशन ले लोगे, दोनों क्या हो जाएंगे? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होते हैं? जिनकी सेम कंसंट्रेशन हो और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब हो गया जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। द सॉल्यूशन which have more concentration and hence have more osmotic pressure than the other is known as hyper। एग्जाम्पल NaCl सोल्यूशन लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन 0.9 से ज़्यादा है, ना ज़्यादा है, तो ये क्या हुआ? हाइपरटोनिक टू आरबीसीज, हाइपरटोनिक हो गया। और इस सोल्यूशन में अगर आरबीसी को रखोगे, इस सोल्यूशन में आरबीसी को रखोगे, ज़्यादा कंसंट्रेशन वहाँ है, तो मूवमेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स की कहाँ से होती है? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, तो आरबीसी क्या कर जाएंगे? श्रिंक कर जाएंगे। हाइपोटोनिक क्या होगे? जिनकी कंसंट्रेशन कम होगी, जैसे NaCl सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन लेस देन 0.9% होगी, तो क्या होगे? हाइपोटोनिक हो गए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हाइपोटोनिक हो गए। नेक्स्ट आ जाते सॉल्ट टेस्ट, न्यूमेरिकल्स नहीं किए हमने इसमें। सॉल्ट टेस्ट नंबर 11 टेस्ट नंबर 11 का आपने बोला था कि सोल्यूशन चाहिए, वो आ गया। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2 इन वाटर एट 225 डिग्री सेल्सियस इफ इट्स पार्शियल प्रेशर अवर द सोल्यूशन इज 1 बार। पार्शियल प्रेशर दिया 1 बार, हेनरीज कांस्टेंट दिया, और आपको बोला सॉल्युबिलिटी ऑफ H2 इन वाटर। सॉल्युबिलिटी ऑफ H2 इन वाटर, इस लाइन से आपको क्या पता चलता है? इस लाइन से पता चलता है कि आपको निकालनी है मोलैरिटी। अगर सीधे होता कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2 या मोल फ्रैक्शन, तो आप सीधे निकाल देते काई, लेकिन यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ H2 इन वाटर, तो मोलैरिटी निकालनी है। P की वैल्यू है 1 बार, KH की वैल्यू है 71.18 किलो बार है किलो की वैल्यू भर देना 10 की पावर 3 काई P इक्वल टू KH काई होता है, वहाँ से काई निकल जाएगा। काई इक्वल टू NB/Na प्लस NB होता है, वहाँ से NB निकल जाएगा। NB वाटर हम क्या रखेंगे? 1000 ग्राम लेंगे और वहाँ से उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे। ये आंसर है इसका। Here partial pressure P equal to 1 bar, KH equal to 71.18 किलो बार, 71.18 into 10 की पावर 3 बार। According to Henry's law, P equal to KH chi, chi equal to P upon KH, chi equal to 1 bar upon 71.18 into 10 की पावर 3 बार। 1 को डिवाइड किया 71.18 से, तो ये वैल्यू आ गई। आगे 10 की बार यूनिट तो कैंसिल हो जाते हैं, काई के यूनिट ही नहीं होते। लेट वॉल्यूम ऑफ, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर, हम वॉल्यूम वाटर है, H2 इन वाटर करना है, वाटर को हम लेट कर लेते हैं 100 मिलीलीटर। मास ऑफ वाटर 1000 ग्राम आ गया, डेंसिटी सेम होती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपको पता है 55.5। काई की ये होती है 0.014, ये हमने निकाला अभी। अब N ऑफ H2 अपॉन N ऑफ H2 प्लस N ऑफ H2,
अब आपको पता है ये जो गैस इन लिक्विड होते हैं ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस ही होते हैं, गैस थोड़ी डिजॉल्व होती है लिक्विड में, तो इसलिए आप नीचे से NH2 को रिमूव कर सकते हो। N of H2 upon 55.55 इक्वल टू दिस वन, N of H2 इतना आ गया 77 पॉइंट इंटू ये नंबर ऑफ मोल्स, तो मोलैरिटी किसके बराबर आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स N of H2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो आपने 1 लीटर ली है तो ये आ जाएगा 1 लीटर 7.779 इंटू 10 की पावर 4 -4 मोल लीटर इनवर्स। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस इन वाटर इज 0.195 कैलकुलेट हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, तो 0.195 मोलर का मतलब क्या है कि 0.195 मोल्स हैं और 1 kg 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S निकल गए 0.195। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हो 1000 अपॉन 18 करके, ये निकल के नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S देखो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है हेनरीज कांस्टेंट। तो फार्मूला बनेगा P इक्वल टू KH अपॉन काई, P अपॉन काई। P की वैल्यू एटमॉस्फेयर में अगर ले रहा है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर, जहाँ आप ले सकते हो 1.01325 बार, 1 बार ही अप्रॉक्सीमेटली, बार में ये बार में ही ले लेंगे। तो P हमें पता है STP पे कितना प्रेशर होता है, प्रेशर 1 बार, प्रेशर पता चल गया। ये M मोलैलिटी पता है, इससे हम काई निकाल देंगे। काई के लिए क्या चाहिए, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। इसका तो सिंपल नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, इसके भी मिल जाएंगे 1000 ग्राम 55.5 आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। फिर इसकी आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे H2S की, मोल फ्रैक्शन इसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल में आप सिर्फ इसके 55.5 भी रख सकते हो। ये आ गया नो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, P इक्वल टू KH काई, KH इक्वल टू 1 बार अपॉन मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 284.9 बार। नेक्स्ट है हेनरीज कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी। इधर देखो हेनरीज कांस्टेंट नहीं सिंपल दिया, फॉर मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन, मतलब हेनरीज कांस्टेंट आपको मोलैलिटी में ही दिया हुआ है 4.27 इंटू 10 की पावर 5 mm, मोलैलिटी में ही दिया है। सॉल्युबिलिटी निकालनी है बेंजीन की, अब मोलैलिटी में ही निकलेगी अंडर दिस प्रेशर, ये P दिया है। तो अब आप फार्मूला लगाओगे P इक्वल टू KH काई नहीं, क्योंकि इस बार हेनरीज कांस्टेंट मोलैलिटी में दिया KHM, तो M निकाल दो। ये P KH सॉल्युबिलिटी, P इक्वल टू KHM, M इक्वल टू दिस वन, ये आ जाएगा 177.98 इंटू 10 की पावर 5 मोल। 177 है, इधर से अगर इधर लेना हो कितना आ जाएगा 10 की रेज टू पावर 2, तो 10 की पावर -3। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।